Rahim. Today's topic of discussion is gynae morning 6th अगस्त। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आर एच नेगेटिव मदर, तो जब भी आर एच नेगेटिव मदर होती है तो उसके बच्चे में आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न कहते हैं, ये होने के चांसेस होते हैं। तो आर एच नेगेटिव वाली फीमेल्स को हमेशा एन टी डी के इंजेक्शन लगाए जाते होते हैं। अब कब लगाए जाते होते हैं? व्हाट आर द सेंसिटाइजिंग इवेंट? दिस इंक्लूड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये वो तमाम इवेंट्स हैं जिसमें ब्लड की मिक्सिंग होती है, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी है, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब ब्लीडिंग होती है, लाइक एक्टोपिक की वजह से, मोलर की वजह से, अबॉर्शन या मिसकैरेज की वजह से, ठीक है, ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या फिर डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग होती है। अब ये बात तो समझ आ गई कि कोई अगर कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट है और आर एच नेगेटिव है तो उसको एंटी डी के इंजेक्शन लगाने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उसकी डोज क्या होनी चाहिए। अब डोज डिपेंड करेगी उसके वीक्स के ऊपर। अगर 12 वीक्स हैं, ठीक है, 12 वीक्स ऑलमोस्ट ये रट्टा मार लो कि 20 वीक्स से पहले जो डोज़ होती है वो 250 होती है, और 20 वीक्स के बाद होती है 500 होती है। स्पेसिफिकली अगर रट्टा मार लो, अगर 12 वीक्स के पहले हुई है तो 250 का इंजेक्शन देना है किसी भी टाइम के ऊपर। लेकिन अगर 12 से लेकर 20 हफ्तों में कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट हुआ है तो आपने विद इन 72 आवर्स में एंटी डी का इंजेक्शन देना है। और चूंकि ये 20 वीक्स से पहले है तो डोज इज़ ऑलवेज 250, और 20 वीक्स के बाद डोज इज़ ऑलवेज 500 इंटरनेशनल यूनिट। मज़ीद जो एंटी डी देना होता है वो आपने एक टेस्ट परफॉर्म करना होता है, क्लियर टेस्ट। क्लियर। इसके बाद ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो जेस्टेशनल सैक होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे प्योर गायनाकोलॉजी वाले एमसीक्यूज रिपीट हो गए। तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर कौन सी चीज़ कब विजिबल होती है? तो सबसे पहले रट्टा मारना, इसकी तरतीब ऐसे है कि सबसे पहले जेस्टेशनल सैक आता है, फिर यॉक सैक आता है, फिर एम्ब्रियो आता है, फिर फीटल हार्ट बीट आती है। इसको याद कैसे करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, जी पहले, वाई बाद में, ई पहले और एफ बाद में। और टाइम फ्रेम आपने हमेशा 0.5 का रखना है। जैसे 4.5 पर जेस्टेशनल सैक है, 5 वीक पर यॉक सैक है, 5.6 या 5.5 पर एम्ब्रियो, और फीटल हार्ट बीट 6 वीक पे आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि डाउन सिंड्रोम की जो प्री नेटल स्क्रीनिंग होती है वो कैसे करते हैं? क्लियर। तो वो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, देखो जो CVS एमनियोसेंटेसिस, ये क्या है? ये आपके कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उसने स्क्रीनिंग की बात की है। स्क्रीनिंग 2 टेस्ट से करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड से न्यूकल ट्रांसलूसेंसी देखी जाती है, या फिर फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में आप क्या कराते हैं? हार्मोनल प्रोफाइल्स वगैरह कराते हैं। ठीक हो गया। क्लियर। ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट। तो जो सिंगल मार्कर होता है वो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी होता है। कब करवाते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर, लाइक 11 to 14 वीक्स पे कराते होते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो टेस्ट कराते हैं वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में न्यूकल ट्रांसलूसेंसी के साथ HP, बीटा HCG और पैप ए, ये करवाते होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल और क्वाड्रुपल होते हैं। ठीक है। और क्वाड्रुपल में आपने इनहिबिन A ऐड करना होता है। क्लियर। और सही हो गया। और जो ट्रिपल टेस्ट होता है उसमें बीटा HCG, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल और अल्फा फीटा प्रोटीन, ये चीज़ें आ जाती होती है। क्लियर। और रट्टा मार लेना कि डाउन सिंड्रोम में बीटा HCG और इनहिबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। कंप्लीट मोल के अंदर जो होता है जीनोटाइप, वो होता है 46XX होता है। लेकिन जो इनकम्प्लीट या पार्शल है उसमें ट्रिप्लॉइड आपको देखने को मिलता होता है। सही हो गया। ज़्यादा फीमेल वाले XX ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट इज जीनोटाइप ऑफ कंप्लीट मोल। तो ये बता दिया कंप्लीट मोल इज ऑलवेज डिप्लॉइड, और जो पार्शियल मोल है वो ट्रिप्लॉइड 69 का होता है। 8 वीक प्रेग्नेंट फीमेल है। अब देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर जब भी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो आप 3 ही डिफरेंशियल जहन में आते हैं: एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी एंड मिस कैरेज। अब देखो अल्ट्रासाउंड के ऊपर स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस है। अब स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस ये स्पेसिफिक होती है मोलर प्रेगनेंसी में, स्पेसिफिकली कंप्लीट मोल में। तो कंप्लीट मिस कैरेज लिखा हुआ है, हालांकि बात गलत है। कंप्लीट मोल के अंदर अल्ट्रासाउंड में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस होती है, जो क्या शो करती है? हाइड्रोपिक विलाई और इंट्रायूट्राइन हैमरेज को। 7 वीक प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेजेंट विद वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग हुई है। वंस अगेन मेरे जहन में 3 डिफरेंशियल्स आते हैं: मोलर प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट
मिस कैरेज। अब देखो क्लोज सर्वाइकल सैक सॉरी सर्वाइकल ओस क्लोज्ड है। जब भी सर्वाइकल ओस क्लोज्ड है तो मेरे जहन में दो आते हैं डिफरेंशियल, पता नहीं मेरे जहन में ये सारी बातें आती है। नंबर वन इज़ थ्रेटेंड मिस कैरेज और दूसरा आपका आता है कंप्लीट मिस कैरेज। क्लियर, ठीक हो गया। और तीसरा मिस्ड मिस कैरेज। क्लियर। अब विदाउट फीटल हार्ट बीट, विदाउट फीटल हार्ट बीट। अब देखो जेस्टेशनल सैक है लेकिन इसमें फीटल हार्ट बीट नहीं है, ना ही कंप्लीट हो सकता है। क्लियर, क्योंकि कंप्लीट के अंदर तो आपको सैक ही नज़र नहीं आता। और क्या हो सकता है, ना ये थ्रेटेंड हो सकता है क्योंकि थ्रेटेंड में तो फीटल हार्ट बीट होती है। तो ये बेस्ट आंसर इज़ मिस्ड मिस कैरेज। हालांकि मिस्ड मिस कैरेज में ब्लीडिंग ही नहीं होती। तो सारे मिस कैरेजेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो थ्रेटेंड मिस कैरेज में कब जाना है, जब सर्वाइकल ओस क्या हो, क्लोज्ड हो, फीटल कार्डिक एक्टिविटी मौजूद होती है। मिस्ड मिस कैरेज में क्या है कि फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं होती और सर्वाइकल ओस क्लोज्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज जो कोरियोकार्सिनोमा होता है, कोरियोकार्सिनोमा, रीनल सेल कैंसर, हेपेटोसेलुलर कैंसर, ये सारे लंग्स के पास मेटास्टेसाइज करते हैं। 28-year-old वुमेन हैज़ सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स, सेकंड और माइल्ड सिस्टोसील है। ओके, ठीक हो गया। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो यूवी प्रोलैप्स में सबसे पहले क्या देते हैं, आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं लाइक पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। MCQ में कीगल एक्सरसाइजेस भी लिखा आ सकता है। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट ऑप्शन। अगर उससे ना ठीक हो रहा हो तो पिजरी, अगर उससे भी ना ठीक हो रहा हो तो फिर आप सर्जरी, हिस्ट्रेक्टमी या फिर मानचेस्टर रिपेयर, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी फैमिली कंप्लीट हुई है। 30-year-old वुमेन प्रेजेंट विद सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अचानक ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है 1 hour आफ्टर द प्रोलॉन्ग लेबर एट टर्म। तो प्रोलॉन्ग लेबर वाले पेशेंट में अचानक ही SOB का आ जाना तो वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। अगर आपको सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और सडन डेथ की हिस्ट्री है तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जाना है। डेथ अगर 3.5 डेज़ की बात हो रही है और लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर है तो फैट एम्बोलिज्म है। प्रेग्नेंट लेडी लेबर में मर गई है तो वह एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। सॉरी फॉर माई वर्ड्स लेकिन मेरे जहन में अभी यही आ रहे हैं। हाइपरटेंसिव और डायबिटिक पेशेंट है, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस लेना चाह रही है। देखो हाइपरटेंसिव डायबिटिक में COCP तो आपने मर के भी आपने नहीं देनी होती बिकॉज दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, स्ट्रोक वगैरह करा देगी। 6 month-old बेबी प्रेजेंट विद डायरिया एंड वॉमिटिंग एवरी टाइम जब उसको काउ मिल्क दिया जा रहा है। क्लियर। और हाइड्रोजन का लेवल बढ़ रहा है और जब उसको सोया बेस्ड मिल्क दिया गया तो उसकी इंप्रूवमेंट हो गई है। इन शॉर्ट उसको लैक्टोस इंटॉलरेंस है। क्लियर। क्या है लैक्टोस इंटॉलरेंस के, गाय के दूध में लैक्टोस होता है और हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव होता है। क्लियर। इसके बाद न्यू बॉर्न बेबी को अम्ब्लाइकल स्टम से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। प्लेटलेट्स नॉर्मल है लेकिन ब्लीडिंग फिर भी प्रोलॉन्ग हो रही है। ओके, दिस इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल MCQ। ओके, अब इसमें जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें विटामिन K की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन K 2 के साथ 9-10 और प्रोटीन C, प्रोटीन S इनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन करवाता है। क्लियर, सही हो गया। तो ये विटामिन K की डेफिशिएंसी हो गई है, खास तौर पर फैक्टर 2 की डेफिशिएंसी हो गई है क्योंकि मेन वही होता है, उसकी हाफ लाइफ छोटी होती है। ग्रे बेबी सिंड्रोम, अपटीन सिंड्रोम रट्टा मारना, ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरम्फेनिकल से होता है, ग्रे मैन सिंड्रोम एमिट्रियन से होता है और रेड मैन सिंड्रोम वेंकोमाइसिन से होता है। लैक्टेटिंग मदर है उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी गई है फॉर UTI। ठीक हो गया। लेकिन वो कहती है कि जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो तो ब्रेस्ट में आ सकती है, मिल्क में आ सकती है, तो कौन सी एंटीबायोटिक देंगे। क्लियर, ठीक हो गया। तो UTI के लिए तो आंसर इज सेफेक्सिम बिकॉज जो सेफेक्सिम होती है सेफलोस्पोरिन है, दे कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेस्ट बैरियर। अ यंग बॉय जो कि मोंटी लुकास ले रहा है, मोंटी लुकास, जाफी लुकास, दे आर द सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा में इस्तेमाल होते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, तो ये टॉर्सिडीज पॉइंटस या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कराती है। रट्टा मारना जो एजिथ्रोमाइसिन है ये वाहिद मैक्रोलाइड है जो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम नहीं कराती है। बाकी एरिथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रोमाइसिन क्यूटी को बढ़ा देती है, टॉर्सिडीज पॉइंटस करवाती है। पायरोवेट कार्बोक्सिलेस, सारे कार्बोक्सिलेशन वाले जो होते हैं एंजाइम्स, इनको क्या चाहिए होता है, इनको बायोटिन चाहिए होता है। क्लियर, क्या चाहिए होता है, बायोटिन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जो थायमीन पायरोफॉस्फेट है, जो थायमीन होता है वो पायरोवेट डिहाइड्रोजीनेस के लिए चाहिए। जो फ्लेविन एडिनाइन ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजीनेस और मोनोमीन ऑक्सीडेज के लिए चाहिए। जो विटामिन B3 होता है ये LDH के लिए चाहिए। PLP पैराडॉक्सल फॉस्फेट ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज के लिए चाहिए। कोएंजाइम A ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के लिए चाहिए। जबकि
बायोटिन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के लिए चाहिए। विटामिन B12 दो एंजाइम के लिए चाहिए, मेथियोनिन सिंथेज एंड मिथाइल मेनोनाइल कोएम्यूटेस। और जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो थाइमिडलेट सिंथेज के लिए चाहिए, जिसको ड्रग कौन सी इनिबिट करती है, 5-फ्लोरोयूरेसिल। अ नॉन केस ऑफ हाइपोथायराइड पेशेंट इज टेकिंग थायरोक्सिन, लेकिन उसको हार्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो गया और उसने एंटी रिदमिक ड्रग स्टार्ट की है। क्लियर, ठीक हो गया। हम्म, अ, अब उसका है T3 T4 डिरेंज है थायरॉक्सिन लेने के बावजूद भी, तो उसका मतलब है कोई एंटी रिदमिक ड्रग जो हाइपो या हाइपर थायरॉयडिज्म दोनों करवा सकती है वो एमिड्रियोन होती है। तो ये थायराइड डिसफंक्शन वगैरह करवा सकती है। अब जो एमिड्रियोन है ये हाइपोथायरॉयडिज्म भी करवा सकती है, ये थायरोटॉक्सिकोसिस भी करवा सकती होती है। क्लियर, सही हो गया, दोनों करवा सकती होती है, क्योंकि ये आयोडीन लोड करवा देती है। एक पर्सन को स्नेक बाइट हो चुका है, एंटी स्नेक विनम दिया गया है। एंटी स्नेक विनम में हाइलोयूरिनिडेज और फास्फोलाइपेज A2 होते हैं। क्लियर, इसके बाद फीमेल पेशेंट ऑन एच आर टी की वजह से थ्रोम्बोइम्बोलिज्म के रिस्क बढ़ जाते होते हैं। कैनागिफ्लोजिन SGLT2 इनहिबिटर्स होती है। क्लियर, ब्लड ग्लूकोज को कम कर देती है, कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी को भी कम कर देती है। अब पेशेंट ऑन अ लो फैट डाइट, ओके, फैट डाइट कम ले रहा है, डाइटरी फैट कम तो काइलोमाइक्रोन भी कम, क्योंकि जो डाइटरी फैट होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए काइलोमाइक्रोन्स चाहिए होती है। क्लियर, इसके बाद है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना है ड्यूरिंग 24 आवर फास्टिंग। मतलब क्या करवाया आप, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, इनके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, बायोटिन चाहिए फॉर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, नियासिन चाहिए विटामिन B3 और PLP पैराडॉक्सिन चाहिए होता है, पैराडॉक्सिन फॉर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग 24 आवर फास्टिंग बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस पर रिलाई करती होती है, जिसके लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती है। एक पेशेंट को डैंड्रफ है, यानी मेरी बात कर रहे हैं, तो कौन से दो ही एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, लिनोलिक एसिड और लिनोलैनिक एसिड। जो लिनोलिक है वो ओमेगा 3 होता है, और जो लिनोलैनिक एसिड है, लिनोलिक ओमेगा 6 है और लिनोलैनिक एसिड ओमेगा 3 होता है। 42 लिखा हुआ है, सॉरी यार, 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको एपैथी है, एडीमा है, ये दोनों वर्ड्स पढ़ के मुझे कवाशियर का डायग्नोस हो चुका है, हेपेटोमेगाली, हाइपोअल्बुमिया, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है। एक फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है फ़ोन पॉकेट के अंदर, तो कौन सा स्पाइनल न्यूक्लियस वाइब्रेशन के लिए कौन सा स्पेसिफिक होता है, कौन सा सेंसरी न्यूक्लियस होता है, क्लार्क न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस डोर्सालिस। अब ये पढ़ा हुआ किधर होता है, ये इंटरमीडिएट ग्रे मैटर में पड़ा होता है, स्पेसिफिकली C8 से लेकर L3 L4। क्लियर, ठीक हो गया, C8 से लेकर L4 तक बड़ा होता है, और ये क्या किसको करता है, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन को कैरी करता है। अब जो न्यूरल क्रिस्टल्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं न्यूरल ट्यूब से। क्लियर, जो न्यूरल प्लेट होती है इन दोनों से बनते हैं, न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रिस्टल्स। क्लियर, तो एक प्रोसेस होता है न्यूरुलेशन में जो न्यूरल प्लेट है वो ट्यूब बनाती है और ट्यूब से सेल्स सेपरेट हो जाती है, विच आर कॉल्ड न्यूरल क्रिस्टल्स। अब न्यूरल क्रिस्टल्स बहुत सारी चीज़ें बनाते होते हैं। क्लियर, तो तो इसका आप अच्छे से पढ़ लेना, जैसे ये मेलानोसाइट्स भी बनाते होते हैं, एड्रीनल मेडुला भी बनाते होते हैं। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद ट्रंकल एटेक्सिया और गेट इंस्टेबिलिटी, जब भी चाइल्ड को ऐसा कुछ हो तो रट्टा मारो मेडुलोब्लास्टोमा वर्मिस का हो चुका है। क्लियर, जो कि मिड लाइन को इन्वॉल्व करता है। तो वर्मिस का ट्यूमर है विच इज़ द मेडुलोब्लास्टोमा। तो जो वर्मिस है ये मिड लाइन सेरिबेलर स्ट्रक्चर होता है। मिड लाइन है तो ये दरमियान में काम करेगा, ट्रंक की कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करेगा। अगर वर्मिस के अंदर ट्यूमर होता है विच इज़ मेडुलोब्लास्टोमा, दिस कैन कॉज ट्रंकल एटेक्सिया एंड गेट इन। लेकिन अगर सेरिबेलम का हेमिस्फीयर की बात होती तो आंसर इज लिम्ब एटेक्सिया। अगर ट्रंक एटेक्सिया हो तो वर्मिस, लिम्ब एटेक्सिया हो तो आंसर इज सेरिबेलर हेमिस्फीयर। एक पेशेंट का टैग का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी ज़्यादा है, और मसल्स में लिपिड वैक्यूल्स इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। डैट मीन्स पेशेंट को बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वगैरह नहीं हो पा रही, और फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के लिए कार्निटीन चाहिए होती है। क्लियर, कार्निटीन एक शटल होती है, रट्टा मारना, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करानी है तो कार्निटीन शटल चाहिए, अगर बनाना है तो सिट्रेट शटल चाहिए आपका। सही हो गया। ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो इसमें P53 इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। जो BCL2 है ये कौन सा, ये तो अपॉप्टोसिस को इनहिबिट करता है। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बो एंडोकार्डाइटिस ये होती है पेनक्रियास के एडिनोकार्सिनोमा की वजह से, लंग्स के एडिनोकार्सिनोमा की वजह से। क्लियर, टर्मिनल नियोप्लास्टिक की वजह से, जबकि SLE की वजह से लिपमैन सैक एंडोकार्डाइटिस होता है। आउटोसोमल डोमिनेंट के अंदर क्या होता है, क्लियर, आउटोसोमल डोमिनेंट में आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलती होती है। ये देखो, ये ऑप्शन भी सही है, और 50% अफेक्टेड और 50% अनअफेक्टेड ये भी ठीक है। क्लियर, सही हो गया।
तो अब वो कह रहे हैं डिफाइनिंग करेक्टर कौन सा इनमें से, तो वो कहते हैं कि बेस्ट आंसर इस ई, क्योंकि 50% ट्रांसमिशन के रेट होते हैं एज्यूमिंग एक पेरेंट होमो हेटेरोजाइगस होता है। अब जो डी रेफर कर रहे हैं कि रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं, कहते हैं ये होते हैं लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो ओके मान लेते हैं, लेकिन बता रहे हो कि वेरिएबल एक्सप्रेशन भी आपको देखने को मिल सकती है। अब पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट पेन जो कि जाँ और आर्म में रेडिएट कर रहा है, और ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है विद इन्वर्टेड टी वेव, तो काज ऑफ पैथोलॉजी इज द ओके क्लियर। तो पेशेंट को क्या हो चुके हैं, एमआई हो चुके हैं, और एमआई इज़ ड्यू टू आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, जो वीनस थ्रोम्बोसिस है उसकी वजह से डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलता है, और आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस की वजह से आपको स्ट्रोक देखने को मिल सकता है या एमआई। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द बॉडी, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और आपके स्किन होते हैं। अब हम सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। अगर वो बात करें टिश्यू के अंदर, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज मैक्रोफेजेस। अगर ब्लड की बात करें तो आंसर इज न्यूट्रोफिल्स। अगर सरफेस की बात करें तो आंसर इज स्किन, लेकिन ओवरऑल बात करें तो आंसर इज स्किन। एक पेशेंट को रोड साइडेड एक्सीडेंट है, हिट बाय द कार ऑन द लेफ्ट साइड, एग्जामिनेशन ऑफ द लेफ्ट साइड पे पता लगा कि साउंड तो डिमिनिश और गट ऊपर की तरफ चली गई है डायफ्राम से ऊपर, डैट मीन्स पेशेंट को डायफ्रामेटिक रप्चर हो चुका है, जिसकी वजह से जो कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आ गया है, और डायफ्राम रप्चर होता है बॉक्टेलिक फोरामिना से। क्लियर, ठीक हो गया, जो कि लेफ्ट पोस्टीरियर लैटरल आपको देखने को मिलता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड लंबोकोस्टल ट्राइंगल। तो जो डायफ्राम का जो वीक पार्ट होता है वो यही वाला पार्ट है, बॉक्टेलिक फोरामिना। क्लियर। यंग बॉय कोलैप्स वाइल प्लेइंग इन द स्कूल, तो ये जब भी ऐसा चीज़ पढ़ो तो रट्टा मार लेना, दो ही डिजीज़ मेरे जहन में समझ आते हैं कि एक तो हुकम होता है, दूसरा कावासाकी होता है। कावासाकी में मीडियम वेसल की वास्कुलाइटिस होती है, तो कावासाकी है। और कौन सा डिजीज़ है जिसमें मीडियम वेसल की वास्कुलाइटिस होता है, आंसर इज पोलीआर्थराइटिस नोडोजा, एंड द नेक्स्ट इज बर्जर डिजीज़। पल्मोनरी ट्रंक ये आपके 6 साल से निकलता है और लेफ्ट साइड से डक्टस आर्टरियोसिस में निकल जाता है, तो इन सबको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आर्ट से मैक्सिलरी आर्टरी निकलती है, सेकंड से हायोइड और स्टेफीडियल आर्टरी होती है, थर्ड वाली जो कि होती है ग्लोसोफेरेंजियल के लिए, तो उसे कॉमन कैरोटिड और फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड है। फोर्थ वाली लेफ्ट साइड से आर्च ऑफ एयोर्टा निकलेगा फ्रॉम द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड से लेफ्ट सब क्लेवियन तक, और राइट और जो फोर्थ की राइट है वहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी निकलती होती है। 6 की लेफ्ट साइड से पल्मोनरी ट्रंक और डक्टस आर्टरियोसिस। बस रट्टा मारना, फर्स्ट फॉर मैक्सिलरी आर्टरी, और जो फर्स्ट आर्च होती है वो मसल ऑफ मास्टिकेशन के लिए होती है, सेकंड फॉर स्टेपिडियल और ये मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन के लिए होती है, थर्ड फॉर कॉमन कैरोटिड, फोर्थ फॉर आर्च ऑफ एयोर्टा। आर्च में 4 स्पेलिंग आ रहे हैं ना, क्लियर, तो ऐसे भी रट्टा मार सकते हैं। एक पेशेंट का काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो चुका है विद इन द 30 मिनट, तो जब ये ब्लड लॉस होता है बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवा के वीनस रिटर्न को बढ़ा देते होते हैं। क्लियर। प्रेग्नेंट फीमेल को लॉस ऑन सेंसेशन बिलो द वेस्ट है, ओके, हाइपोटेंशन है, वार्म एक्सट्रीमिटीज़ है, लॉस ऑफ सेंसेशन बिलो द वेस्ट, तो रट्टा मार लो स्पाइनल कॉर्ड की कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो ये पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक है, जिसमें पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है। नॉर्मली सारे शॉक में टेकिकार्डिया होता है, लेकिन ये वाहिद शॉक है जिसमें ब्रेडिकार्डिया होता है। इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर्स इंक्रीज, तो रट्टा मार लो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर मैंने बताया था कि ये मसला एक्सपायरेशन का होता है, तो इसमें एयर की ट्रैपिंग होती है। जब एयर ट्रैपिंग होगी दिस कैन लीड टू इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्लियर। तो रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और 4 चीज़ें कम होती हैं, FEV1 FVC FEV1 ओवर FVC रेशो, इसके अलावा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ये 4 चीज़ें कम होती हैं, जबकि बढ़ती कौन सी है, रेजिडुअल वॉल्यूम, FRC और टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर। तो ये रट्टा मार लेना। अ लंग रीजन विद अ लो V ओवर Q रेशो, अब लो V ओवर Q रेशो का मतलब है कि वेंटिलेशन कम है। क्लियर। और ये कहाँ पे देखने को मिलती होती है, अच्छा वेंटिलेशन कम है तो उसका मतलब परफियन वेस्ट हो रही है, दैट मीन्स दिस इज़ द शंट। क्लियर। और ये आपको लंग्स के बेस में देखने को मिलती है। अब जाहिर है कि जब वेंटिलेशन कम है तो CO2 का लेवल ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। क्लियर, सही हो गया, मतलब CO2 का एक्सचेंज कम होगा। तो जो लंग्स का बेस है वहाँ पर V ओवर Q, रट्टा मारा लंग्स के बेस में ना दोनों चीज़ें ज़्यादा होती है, वेंटिलेशन भी ज़्यादा, परफ्यूजन भी ज़्यादा, लेकिन वेंटिलेशन परफ्यूजन ज़्यादा होती है तो V ओवर Q रेशो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, CO2 हाईएस्ट हो जाएगी बिकॉज गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पा रही। उल्टा कर दो, एपेक्स के ऊपर क्या होता है, वेंटिलेशन भी कम, परफ्यूजन भी कम, लेकिन परफ्यूजन ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रेशियो बढ़ जाती होती है,
क्लियर। 35-year-old प्रेग्नेंट फीमेल है और एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है। इंट्रायूट्राइन डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ओके, डाउन सिंड्रोम में एक 47 होता है। क्लियर, ठीक हो गया। 47 एक्सेस प्लस 21 मतलब 21 क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन होती है। ट्राइसोमी 21 आपको देखने को मिलती होती है। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, FSH LH के लेवल बढ़ जाते होते हैं। अभी मैंने सारा बताया हुआ है, सारा फजूल है, भूल जाओ, उसको याद होने वाला भी नहीं है। 60-year-old पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल को डिस्पेरोनिया है, इचिंग है और ड्राई वेजाइना है। तो ये तीनों सिम्पटम को बोलते हैं एट्रोफिक वेजाइनाइटिस। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेनोपॉज आ चुके हैं, उसकी बात ही देखने को मिलती है। तो उसके लिए क्या दोगे आप? ईस्ट्रोजन की क्रीम दोगे कि ठीक हो गया। तो एट्रोफिक वेजाइनाइटिस वो कंडीशन है जिसमें वेजाइना की दीवारें थिन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन। क्लियर। तो इसमें आप ईस्ट्रोजन क्रीम्स वगैरह दे सकते होते हो। इसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो सबसे पहले वाल्व डैमेज होगा, फिर वहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा, फिर बैक्टीरिया होगा, फिर वो पेनिट्रेशन करेगा। ओके, बेस्ट आंसर इज बीटा। यूट्राइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इसकी एंटीरियर डिवीजन से निकलती होती है, जबकि ओवेरियन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अयोटा। ल्यूकेमिक पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरेपी। तो ट्यूमर सेल्स का साइज क्यों कम होता है? वाया एपोप्टोसिस। क्लियर। और वह कौन से पाथवे से? माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे से। अब बॉय कंटिन्यूसली फेलिंग इन द एग्जाम, लेकिन वो अपना गुस्सा पेरेंट्स को दिखा रहा है। ओके, दिस इज द डिसप्लेसमेंट, कि अपना गुस्सा किसी और पे उतार देना। कि अगर मुझे किसी मैनेजर ने या अगर मैं सपोज मुझे किसी बॉस ने मुझे मेरी बेइज्जती की है, मैंने अपना सारा गुस्सा किसी मुलाजिम पे उतार दिया, तो ये डिसप्लेसमेंट। अपना गुस्सा किसी थर्ड पार्टी पे निकाल देना, उस पे निकालना जिसको पता है कि ये पलट के जवाब नहीं देने वाला। आफ्टर RTI पेशेंट टॉकिंग नॉन स्टॉप, बोल रहा है लेकिन फजूल बोल रहा है। क्लियर। डैट मीन्स बढ़ने की इस एफेजिया हो चुका है। अब सारे एफेजिया पता नहीं, इसको मैं 1000 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो ब्रोकास एफेजिया, मोटर एफेजिया होता है, नॉन फ्लुएंट होता है, एरिया 44-45 होता है, इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होता है, गायरस। वर्निकीज एफेजिया, सेंसरी एफेजिया होता है, फ्लुएंट होता है, नॉन सेंस स्पीच होती है। क्लियर। एरिया 22 होता है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है। ग्लोबल के अंदर तीनों एरियाज उड़ा दो, वर्निकीज, ब्रोकास और आर्क्वेट फेसिकुलस। एनोमिक में जो वर्ड रिट्रीवर है, कि ये वर्ड कहेगा इसको क्या कहते हैं, इसको फलाना कहते हैं, और ये एंगुलर गायरस के डैमेज होने की वजह से होता है। हाउ मेनोपॉज इज डिफाइंड, कि 1 साल तक कोई मेंसेस ना आना और हॉट फ्लैशेस यानी मेंसेस के सिम्पटम आना शुरू हो जाना। पोस्ट मेनोपॉजल, सॉरी। एंटीरियर पिट्यूटरी नॉर्मली स्टिमुलेटरी इनपुट लेता है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है वाया प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर विच इज़ अ डोपामीन। अ रिप्रोडक्टिव एज वुमेन प्रेजेंट विद हेयर ग्रोथ ऑन द फेस और चेस्ट, और उसको ब्रेस्ट से सिक्रेशन वगैरह भी है। क्लियर। ओके। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पता लगा कि LH और FSH की रेशो बढ़ गई, यानी LH ज़्यादा है, प्रोलैक्टिन भी ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा है। अब देखो LH FSH की रेशो ये ज़्यादा होती है और पेशेंट को हेयर ग्रोथ है ऑन द फेस और चेस्ट, यानी पेशेंट को हिर्सुटिज्म भी है और पेशेंट को LH FSH रेशो बढ़ गई है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में देखने को मिलता होता है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है। फीमेल आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी और गायनाकोलॉजिकल सर्जरी सेप्सिस हो चुकी है। अगर सेप्सिस आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी हो, आंसर इज बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस, क्योंकि ये आपके एब्डोमिन की दीवारों में पड़ा हुआ होता है। अब पेशेंट प्रेजेंट विद इन्फेक्टेड वूंड है, तो उसके लिए नर्सिंग केयर कौन सी प्रायोरिटी पे आपने देनी है? तो आपने हमेशा स्टीराइल वूंड केयर करनी है। सर्जरी का MCQ है, वूंड की केयर हमेशा स्टीराइल होनी चाहिए। क्लियर, ताकि मजीद इन्फेक्शन ना हो। विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन cause of nosocomial। nosocomial is hospital acquired। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपने हैंड हाइजीन करनी होती है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने होते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो पेशेंट को मोस्ट कॉमन UTI या नमूनिया शमूनिया हो जाएगा। अब पेशेंट डेवलप पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्टेड वुंड है आफ्टर हिस्ट्रैक्टमी। ठीक है, आप हिस्ट्रैक्टमी के बाद जो रट्टा मार लेना, जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं, मोस्ट कॉमन काज है स्टेफ ऑरियस। लेकिन अगर वो एब्डोमिनल सर्जरी की बात करता तो आंसर इज बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ इसोफेगस। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम होती है। अभी एपिथेलियम एक और जगह पे भी देखने को मिलती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड किधर होती है ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। न्यूक्लियाई फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन के लिए होते हैं। अब देखो प्रोटीन के सिंथेसिस करानी है तो जो न्यूक्लियस होगा उसमें यूक्रोमेटिन होगा। यूक्रोमेटिन इस ये वो DNA होता है जो लूजली अटैच होता है हिस्टोन के साथ और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और अगर DNA के ट्रांसक्रिप्शन बढ़ानी है
तो उसकी डीमिथाइलेशन कर दो, और ट्रांसक्रिप्शन कम करनी है तो मिथाइलेशन कर दो, सही हो गया, क्लियर। और इसको अपोजिट कर दो तो आंसर बन जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन, यानी अगर डीएनए की मिथाइलेशन करो तो ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाती है, दिस इज़ द हेट्रोक्रोमेटिन। 40 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग है, ये पढ़ के ऐसा लगता है कि कोई सर्विक्स का मसला है, क्लियर, सर्विक्स वाज ब्लीड ऑन टच, ठीक हो गया। तो आप क्या करवाओगे, आप सबसे पहले आप क्या कराओगे, पैप स्मीयर करवाते होते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो आप कोल्पोस्कोपी से बायोप्सी लोगे, बिकॉज ये सर्विस का कोई कैंसर हो सकता है, या स्क्वेमस इंट्रापिथेलियल लीजन जिसको आप क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेजिया। माइकल स्टैबाटिकुलम इज द योक सैक डक्ट जिसको वाइटलिन डक्ट या ओम्फेलो मिजेंटेरिक डक्ट भी कहते हैं। और पेशेंट वाला सस्पेक्टेड केस ऑफ PCOS है और फर्टिलिटी सेंटर पे आया हुआ है। बस ये रट्टा मारना है, LH FSH कब करवाते होते हैं, डे 2 से लेकर 5, ओके, क्लियर। दो, ये 2.5 नहीं है, 2 से लेकर 5 है। ऐसे फीमेल जिसको सस्पेक्टेड PCOS है तो FSH LH आपने 2 से लेकर 5 डे पे कराना होता है, बिकॉज ये अर्ली फॉलिकुलर फेज को इंडिकेट करता होता है, क्योंकि आप ओव्यूलेशन के टाइम पे तो LH तो पीक पे चला जाएगा, तो आपने अर्ली फॉलिकुलर फेज में कराना होता है। पुडेंटल नर्व ब्लॉक की रूट वैल्यू S2 S3 S4 होती है, क्लियर। 40-year-old lady presented with generalized weakness और bilateral ptosis है, डैट मीन्स पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है। तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग जो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होगी वो एट्रोफोनियम है, और ट्रीटमेंट के लिए पायरिडोस्टिग्मीन इस्तेमाल होती है, या न्यूस्टिग्मीन भी दे सकते हैं। 22-year प्रेग्नेंट लेडी 39 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में आई है, एक्टिव लेबर में 7 सेंटीमीटर, अचानक कि उसको हैवी वजाइनल ब्लीडिंग और फीटल डिस्ट्रेस आना शुरू हो चुका है। अब देखो, अब दिस माइट बी द केस ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन, क्योंकि उसी में फीटल डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलता है और एब्डोमिनल पेन भी होता है। जब भी फीटल डिस्ट्रेस आ जाए तो आपने हमेशा C सेक्शन की तरफ जाना होता है। 30-year-old प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद ER विद अ पेनलेस हैवी वजाइनल ब्लीडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। पेनफुल हो तो एब्रप्शन, पेनलेस है तो आंसर इस प्रीविया, चाहे वो प्लेसेंटा प्रीविया हो या वाजा प्रीविया हो, क्लियर। तो यहाँ प्लेसेंटा प्रीविया ही लगा सकते हैं। रट्टा मार लेना, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है तो 3 ही डिफरेंशियल होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द miscarriage/abortion, क्लियर। आफ्टर 20 वीक्स अगर पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है तो प्रीविया, और अगर 20 वीक्स के बाद पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है तो आंसर इज एब्रप्शन। एक पेशेंट को माइक्रोसेफेली, माइक्रोएफ्थेल्मिया हो रहा है और इंट्रा सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन हो रही है, यानी ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस की तरफ जा रही होती है, क्लियर। इंट्रा सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, आंखें छोटी, खोपड़ा छोटा यानी सर छोटा, और इंट्रा सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन तो ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी में होती है, जबकि साइटोमेगालोवायरस में पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होती है। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था, टॉर्च इन्फेक्शन पढ़ के जाना। 52-year-old नॉन केस ऑफ CKD नाउ डेवलप पैलर एंड इजीली फटीक, और CBC में नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, तो इसके लिए क्या दोगे आप, एरिथ्रोपोइटिन दोगे, क्लियर। यंग मेल प्रेजेंट विद रिकरेंट एपिस्टेसिस अबाउट 6 एपिसोड और नेजल मैस जो कि टेम्पोरल फोसा को इन्वेट कर रहा है। देखो 14-year-old मेल हो, उसको एपिस्टेक्सिस हो, तो आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है, किधर जाओगे आप, JNA, जुवेनाइल नेजोफरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, ठीक हो गया, क्लियर। इंफ्रा टेम्पोरल एरिया में मैस होना, एपिस्टेक्सिस होना और यंग मेल का होना। 7-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद सोर थ्रोट, फीवर है और थिक ग्रे सूडो मेम्ब्रेन टॉन्सिल के ऊपर, यानी कॉर्निया बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई है और उसको मायोकार्डाइटिस डेवलप हो चुका है। तो ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी मैकेनिज्म की वजह से है, तो ये टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है। अब ग्रोथ हार्मोन इस मेनली स्टिमुलेटेड बाय, आप यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन बन सकते हैं हाइपर को छोड़ के, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस इज हाइपोग्लाइसीमिया। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज, अगर वो भी ऑप्शन में ना हो तो स्लीप, और स्लीप भी कौन सी, स्लो वेव स्लीप। विच आर द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स, जिसमें इंसुलिन होती है जो कि एनाबॉलिक हार्मोन होती है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स और प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देती है। नेक्स्ट इज जो कोलेस्ट्रॉम होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, इसमें IgA के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद यार रट्टा मारना, जहाँ भी सिक्रेशन होगी वहाँ पे IgA के लेवल्स ज़्यादा होते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है, तो रट्टा मारना रीनल फंक्शन के लिए क्रेटिनिन क्लियरेंस वगैरह से ऊपर GFR कराते होते हैं, सही हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे अगर बेस्ट होता GFR क्लियरेंस तो बेस्ट आंसर वही होता, लेकिन यहाँ पे उसने क्रिएटिनिन को प्रेफर किया है, ठीक है, ओके, मान लेते हैं।
53 ईयर ओल्ड लेडी इज़ कंसर्न अबाउट हर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। उसकी सिस्टर को भी एम आई हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, वो पूछना चाह रही है। तो आप क्या देना चाहोगे? बेस्ट आंसर इज रिलैक्सोफेन। अब पोस्ट मेनोपॉजल और ब्रेस्ट कैंसर इन दोनों को टारगेट करने के लिए, अगर ब्रेस्ट कैंसर प्री मेनोपॉजल में है और तो आपने ड्रग टोमैक्साफिन है। ब्रेस्ट कैंसर पोस्ट मेनोपॉजल में है, एरोमेटेज इनहिबिटर है। ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन करनी है हाई रिस्क फीमेल तो रिलैक्सोफिन है। जो लो ईस्ट्रोजन ओसीपी है वो हेपेटिक एडिनोमा करवाता है। हाई ईस्ट्रोजन ओसीपी एंडोमेट्रियल कैंसर करवाएगा, खासतौर पर पोस्ट मेनोपॉजल। और ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवा देते हैं, खासतौर पर एचआरटी होता है वो। और जो एचआरटी होता है वो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा करवाता है। पता नहीं क्या इन्होंने, देखो सारी ऑप्शन ठीक हो सकते हैं लेकिन इसने एक तरतीब बनाई हुई है कि पहले इसको जाओ फिर इसको जाओ फिर इसको प्रेफर करो, विच एब्सोल्युटली डज नॉट मेक एनी प्रॉपर सेंस। चलो 62 ईयर ओल्ड पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटीज़ है, पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग। क्लियर। एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई है इसकी, ठीक हो गया। क्लियर, यानी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो कि कैंसर की तरफ लेके चला जाएगा। तो आपने क्या करवाना है? टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। तो पेशेंट को एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, अभी एंडोमेट्रियल कैंसर करवा देती है और पेशेंट में रिस्क फैक्टर भी है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी। तो आपने क्या करवा देनी है? टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करवा देनी है। अब पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी और एक एब्जॉर्बेबल स्विचर लगाया गया सर्जरी में, लेकिन फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे पे ड्रेन निकाली गई और एडहीजन बन गई है। एडहीजन इतनी जल्दी बन गई, 7 पोस्ट ऑपरेटिव डे पे बस उसको वुंड का इन्फेक्शन होना शुरू हो चुका है। अब वुंड का इन्फेक्शन क्यों हुआ है? जो स्विचर आपने लगाया था, हालांकि वो स्विचर एब्जॉर्बेबल था, लेकिन यहाँ फॉरेन बॉडी जो रिटेन हो चुकी थी उसने वुंड का इन्फेक्शन करवाया। सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज़ अ नॉन केस ऑफ टीबी एंड ही इज़ टेकिंग एटीटी ना। अब उसको सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच और हाइपोनेट्रीमिया हो गया। एक ही ड्रग होती है एथियोनामाइड जो करवाती होती है टीबी वाली में, ठीक हो गया। ड्रग इंड्यूस हाइपोनेट्रीमिया एथियोनामाइड, वैसे ही हाइपोथायराइडिज्म भी करवा देती हैं। एब्सेंस ऑफ लिम्स, तो ये लैटरल प्लेट मेसोटर्म, देखो ना लिम्स लैटरल होते हैं तो ये लैटरल प्लेट मेसोटर्म का मसला है। 22 ईयर ओल्ड वुमेन वाज डायग्नोस्ड एज द केस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज इन हर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी। शी हैज़ कम टू यू आफ्टर नोइंग शी हैज़ डायबिटीज़ और नॉट। तो इसके लिए क्या करवाओगे आप? OGTT करवा लोगे, डायग्नोस्टिक टूल। क्लियर, ठीक हो गया। पोस्टमार्टम OGTT। 26 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट लेडी जिसको पैलर है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। लगता है प्रेग्नेंट लेडी के पढ़ के मैं पागल हो गया हूँ। HB कम है, MCV भी कम है, यानी पेशेंट को माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। लेकिन उसने कहा है कि MCHC नॉर्मल है, फेरेटिन नॉर्मल है। दैट मीन्स इसने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को तो रूल आउट कर दिया। तो बेस्ट आंसर इज़ थैलासीमिया हो सकता है माइनर या इंटरमीडिया। तो उसके लिए आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। 25 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविटी एक्टिव लेबर में और बेबी का हेड क्राउनिंग आप एपिजियोटमी करना चाह रहे हैं। तो उसकी कंसेंट कब लेके एपिजियोटमी की रट्टा मार लेना। एपिजियोटमी आप कब करते हैं? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, ठीक हो गया। तो आप मदर से कंसेंट लोगे ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अब फीमेल ट्रैवलिंग ऑन जंपिंग रॉड बट शी हैज़ नो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ओके, अगर इसको ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो इस कौन से लेयर ने प्रिवेंट किया है? आंसर इज आउटर मस्कुलर लेयर ने प्रिवेंट किया है, क्योंकि आउटर मस्कुलर लेयर से ही बनता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो कि यूरिन की ड्रिबलिंग को प्रिवेंट करता होता है। क्लियर। एक पेशेंट IOPD में आया विद अ कंप्लेन ऑफ विजन लॉस इन बोथ आइज, लेकिन वो सेंट्रल पार्ट से तो देख सकती है, पेरिफेरल से नहीं देख सकती। डैट मीन्स उसको बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हो चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। शी बोथ आइज हीज बट ही कैन सी थिंग फ्रॉम द सेंट्रल, अच्छा सेंट्रल पार्ट से देख सकता है। ओके, मैं पेरिफेरल मैं फील्ड ऑफ विजन की बात करता है, नेजल या टेम्पोरल, ये तो ये पेरिफेरल की बात कर रहे हैं। ओके, सेंट्रल वाला से देख सकते हैं, यानी मैकुलर सपेयर है, बाकी वाला जो पेरिफेरल पार्ट है वो ख़राब हो चुका है। ओके, सही हो गया। डायग्नोसिस इज होमोनीमस हेमिनोपिया। ओके, क्लियर। लेकिन ये कॉन्ट्रालैटरल साइड का ही होगा, लाइक ऑप्टिक ट्रैक, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, या ख़ास तौर पर कॉर्टेक्स का मसला भी हो सकता है। पेशेंट प्रेजेंट विद पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है। आपने बताया है कि अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग पे क्या डायग्नोस लेना चाहिए। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के ऊपर एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, ठीक हो गया। क्लियर। नॉर्मली ये 4 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसमें यूट्रस बल्कि का होना ज़रूरी नहीं है। तो बेस्ट आंसर इज अल्फ़ा, क्योंकि जो बल्कि यूट्रस है वो फाइब्राइड्स की वजह से हो सकते हैं, फाइब्राइड्स की वजह से
हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। अब न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो न्यूट्रोफिल के माइग्रेशन है, पहले मार्जिनेशन होती है, फिर रोलिंग होती है, फिर एडियन होती है, फिर ट्रांस माइग्रेशन होती है। तो ये रट्टा मार लेना। फिर कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस, ये सारे स्टेप्स होते हैं। अ फीमेल विद अ शॉर्ट लोअर वजाइना, एब्सेंट यूट्रस है, सर्विक्स ये वगैरह भी नहीं है, तो उसका मतलब पेशेंट का पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट वगैरह का मसला है, क्योंकि उसी ने फीमेल जेनिटल ट्रैक बनानी होती है। क्लियर। इसके बाद जेनिटल रिजिस कहाँ से डेवलप करती है? जेनिटल रिजिस रट्टा मार लेना, मीजोनेफ्रो से डेवलप करती है। क्लियर। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मीजोनेफ्रोस, और ये कौन से सेकंड मंथ में बनती है? सेकंड मंथ के भी मिडल से। एक सेल माइक्रोस्कोप पर एमार्फस डेंसिटीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया श्रिंक हो जाए, मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, तो ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलता होता है। फीमेल पेशेंट गायनी में आई है, द यूरिनरी सिप्टम वजाइनल डिस्चार्ज। ओके, यानी पेशेंट को कोई यूटीआई या वजाइनाइटिस हो सकता है। कैटेलेस पॉजिटिव है, कोआगुलेस नेगेटिव है, डेट मीन्स ये स्टफ है लेकिन ये कोआगुलेस नेगेटिव है। अब कोआगुलेस नेगेटिव है तो ये स्टाफिलोकोकस एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस भी हो सकता है। तो ये सेप्रोफाइटिकस है क्योंकि निवोबायोसिन सेंसिटिव नहीं है, रेजिस्टेंट है। सही है। तो अगर ग्राम पॉजिटिव हो, कैटेलेस पॉजिटिव हो, कोआगुलेस पॉजिटिव हो, तो आपने कहाँ जाना है? स्टफ ओरियस में जाना है, जो कि एब्सेस, फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है। एपिडर्माइडस ये कोआगुलेस नेगेटिव है और ये प्रोस्थेटिक वाल्व का इन्फेक्शन कराता है, स्किन फ्लोरा का पार्ट है। सेप्रोफाइटिकस ये कोआगुलेस नेगेटिव और ये यूटीआई कराता है, लेकिन आफ्टर ई कोलाई। इन फीमेल एट प्यूबर्टी हेयर फॉलिकल की जो ग्रोथ होती है वो एंड्रोजन पे डिपेंड करती है। विच फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंड्रोजन? एंड्रोजन किस चीज़ को नहीं करते? वो है हेयर की पिगमेंटेशन, क्योंकि हेयर की पिगमेंटेशन वो मेलानिन पे डिपेंड करती है। अब बॉय हैज़ कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ टिबिया, अब उसको सीवियर पेन होना शुरू हो गया। कंपाउंड का मतलब है कि स्किन वगैरह भी इन्वॉल्व हो चुकी है, वूंड ओपन हो चुका है। अब देखो फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर में मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है, तो उसके लिए ओपियाइड्स आप देते होते हैं, इसमें ऑक्सीकोडोन रट्टा मार लेना। क्लियर। 54 ईयर ओल्ड लेडी जो कि एटीटी ले रही है फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, अब उसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो उसको इथेम्ब्यूटोल है। नेक्स्ट इज के गट म्यूकोजा में पावरफुल ट्रांसपोर्टर जो कि एब्जॉर्ब सब्सटेंस को गट के लेवल में वापस भेजता है, वो है पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये कैंसर में, कीमो वाली दवाइयों में भी इन्वॉल्व होती है। 17 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद एमेनोरिया, उसने कहा है कि उसको कभी भी मेंसेस नहीं आई है। वेल डेवलप हेयर्स है, शी आल्सो सेज उसको साइक्लिकल पेन है जो कि वर्स हो रहा है, और ब्लूइश मेम्ब्रेन है और हर वजाइना। ओके ठीक है। तो ये इम्परफोरेट हाइमन का सिनेरियो है जिसमें पेशेंट को प्राइमरी एमेनोरिया है, सब चीज़ें नॉर्मल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नॉर्मल है, बस मेंसेस बाहर नहीं आ रहे। जबकि मेयर ओकिटन्स के कस्टर होसे सिंड्रोम में कोई साइक्लिकल पेन नहीं होगा और ब्लूइश मेम्ब्रेन नहीं होगी। अगला एमसीक्यू सेम यही वाला कि इसमें वजाइना की डायलेटेशन हुई हुई है फ्रॉम द वजाइना टू द सर्विक्स, तो आपने ये वजाइनल सेप्टम हुआ हुआ है, तो आपने इसकी क्या करनी है? ट्रांसेक्शन या एनसीएन ड्रेनेज करनी है। 13 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया और यूरिनरी रिटेंशन है। ओके ब्रेस्ट, सब चीज़ें हेयर नॉर्मल है, साइक्लिकल पेन है जो कि वर्सनिंग हो रहा है। 3 एमसीक्यू एक ही बारे में आ गए, इम्परफोरेट हाइमन ठीक हो गया। क्लियर। 18 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया ऑन एग्जामिनेशन, या तो मैं पागल हो जाऊँगा, दोबारा से यही आना शुरू हो गया है। बायलैटरल मैसेज है और पिंकिश मेम्ब्रेन है, इम्परफोरेट हाइमन और हेमाटोसीला, बिकॉज यहाँ ब्लड्स भी सारा इकट्ठा हुआ है। ये 4 एमसीक्यू मनुष्य ने डाल दिया है। ओके लास्ट एमसीक्यू करते हैं। 14 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया, दोबारा आ गया प्राइमरी एमेनोरिया का। शी हैज़ बायलैटरल इंग्वाइनल मैसेज। ओके बायलैटरल इंग्वाइनल मैसेज, ये वैसे ऊपर भी लिखा हुआ था बायलैटरल इंग्वाइनल मैसेज। अभी बायलैटरल इंग्वाइनल मैसेज इट माइट बी ड्यू टू टेस्टिस। ठीक है ये नज़र तो आ रही है फीमेल बट ये अंदर से मेल है। ठीक हो गया। जीनोटिपिकली मेल है, फिनोटिपिकली फीमेल है, क्योंकि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम हो चुका है। तो सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, अल्ट्रासाउंड के ऊपर पता लगेगा कि यूट्रस है या नहीं। क्लियर। अगर यूट्रस नहीं होती फिर आप उसके बाद कैरियोटाइपिंग करा लेते हैं। चलो लास्ट एमसीक्यू करते हैं। एक पेशेंट को एमेनोरिया है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन कोई सैक नज़र नहीं आ रहा और एडिनिक्सा में मैस है 4/4 सेंटीमीटर का, बीटा एसिजी का लेवल पे ज़्यादा है, तो आपने सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है। रट्टा मार लो। कंजर्वेटिव कब करेंगे? तो कंजर्वेटिव जब करेंगे जब कंजर्वेटिव या मेडिकल। कंजर्वेटिव में तो छोड़ दो, मेडिकल मैनेजमेंट यानी मिथोट्रेक्सेट कब दोगे? जब आपको ट्यूबल प्रेगनेंसी नज़र आ गई है, पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है, एब्डोमिनल पेन नहीं है, हीमोपेरिटोनियम नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैस है वो 30 मिलीमीटर से कम का है, विद नो फीटल कार्डिक एक्टिविटी, और बीटा एसएजी का लेवल 1500 से कम है।